नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिन्होंने दिन भर सुर्खियां बटोरी है और जिन पर हमारी नजर रही है, और हम अपने संवाददाताओं से उनका हाल लेंगे, उनके बारे में, इन खबरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। इसके साथ ही साथ अग्निपथ योजना की भी बात होगी, जिस पर तमाम अफवाहों का खंडन किया है सरकार ने, उस पर जवाब दिया है। और उसके साथ ही साथ अन्य विषय भी होंगे। जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उससे जुड़ी हुई क्या कुछ सियासत है, इस पर भी बात करेंगे। और श्रीलंका में जो उपजा संकट है उस पर जो सर्वदलीय बैठक हुई है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मानसून सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन था और आज की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसे बाद में दिन भर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया और लगातार नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सांसद अपने साथ तख्तियां लेकर भी आए थे। हंगामा 2 बजे के लिए तक के बाद भी जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे और नारेबाजी पर नाराजगी जताई। ओम बिरला ने कहा कि नियम 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। आप बाहर जाकर किसानों की बात करते हैं, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते। राज्यसभा की कार्यवाही भी आज दूसरे दिन बाधित हुई। मंगलवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति महोदय ने इस सत्र में सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के बारे में सदन को बताया। इस बीच विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे भी विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित की गई थी और आज मंगलवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, आज दूसरा दिन रहा और आज भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। क्या प्रमुख वजह रही इसकी, और क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो संसद का ये प्लेटफॉर्म है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से अगर हम देखें मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जो शोर शराबा और हंगामा देखा गया, उसकी मूल वजह ये है कि विपक्ष अपने कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार ने तमाम प्रयासों के जरिए ये बताया था कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जो मुद्दे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, और या फिर जो अग्निपथ योजना का जो मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष की जो रणनीति है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा करके सदन को बाधित करें, और इसके लिए चेयर की तरफ से उन्हें चेतावनी भी दी गई कि वे ऐसा ना करें। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही सदनों में जब देखा गया कि ये हंगामा शोर शराबा अनवरत जारी रहा। हालांकि राज्यसभा में कोशिश हुई दोपहर 2 बजे जब स्थगित होने के बाद 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो सामूहिक संहार से संबंधित जो विधेयक है आयुध से संबंधित, उसको सदन में पेश किया और उस पर बिल से संबंधित उन्होंने कुछ बातें रखी थी कि हंगामा शोर शराबा और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि चेयर ने बीच में बिल के ऊपर बोलने के लिए नेता प्रतिपक्ष को आग्रह किया था और उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन वे मुद्दे के इस बिल के अलावा दूसरे मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार थे। इस वजह से ये जो हंगामा शोर शराबा बढ़ने की वजह से राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार ने अपने लिखित जवाब में, चाहे वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का हो या फिर कृषि मंत्रालय का हो, कुछ जानकारियाँ और खबरें निकली हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि सरकार अपने लेवल पर जो प्रयास कर रही है, जनहित के जो प्रयास हैं उनको लेकर ये बातें हैं कि सरकार अगर फ्लोर पर सदन में काम नहीं हो पा रहा है तो जो मंत्रालय की तरफ से जो काम है उसको लिखित जवाब के जरिए सरकार ये बता रही है कि उन्होंने क्या क्या फैसले लिए हैं। जैसे कि हम देखें तो कृषि से संबंधित जो एमएसपी के जो रेट बढ़ाए जाने को लेकर एक लिखित जवाब आया, वो ये बताता है कि सरकार की जो कामकाज का जो तरीका है वो लगातार लोक हित में करने का है और उसको वो आगे बढ़ा रही है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और आगे के लिए जो रणनीति की बात, जैसे कहते हैं कि 2 दिन शुरू के सोमवार और आज
कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन सभी इस बात को जानने के लिए, बल्कि ये कहें कि सब ये चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही जरूर चले। तो आगे के लिए क्या समझ में आ रहा है, किस तरह से पक्ष, सत्ता पक्ष और यानी सरकार और विपक्ष ये कोशिश करेंगे कि सदन चल सके? देखिए, जहाँ तक जीएसटी को लेकर जो विपक्ष के आरोप हैं उसको लेकर भी हमने आज देखा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से तमाम क्लैरिफिकेशंस आए हैं। और जो सरकार कह रही है कि विपक्ष बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रमित कर रहा है और जो बातें हैं नहीं उनको जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक न एक तरकीब ये निकालनी होगी कि कैसे फ्लोर मैनेजमेंट के ज़रिए, या फिर अभी अगर हम देखें तो सदन शुरू होने से पहले 3 बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। एक तो चेयरमैन की तरफ से, स्पीकर की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो सरकार और जो चेयर की तरफ से जो प्रयास हैं वो तो किए ही जा चुके हैं, लेकिन क्या इसके अलावा फिर से ज़रूरत पड़ती है ये देखना होगा। क्योंकि कल भी अगर किसी भी तरीके का व्यवधान होता है तो ये चिंता की बात होगी, क्योंकि मानसून सत्र में जो कामकाज के दिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और सरकार को जो बिल की जो उनके पास सूची है, करीब 32 बिल उनको पारित कराने हैं, पास कराने हैं। तो ऐसे में अगर ये कामकाज रुकता है या प्रभावित होता है तो उनके लिए, सरकार के लिए आगे के जो बिल पास कराने के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष के साथ क्या कोई सामंजस्य या बात बनती है जिससे कि शोर शराबा और हंगामा ना हो। जी, निश्चित तौर पर तो ये देखने की बात होगी कि विपक्ष के साथ सामंजस्य बने जिससे शोर शराबा और हंगामा ना हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। म्यूचुअल फंड्स में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत। बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है। म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास दाखिल 3 याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है। अलग अलग हाईकोर्ट्स और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स में लंबित याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर केरल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित रही हैं। कोची आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी एक याचिका पेंडिंग है। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के पास विकल्प होगा कि वो चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में दखल की अर्जी लगा सकते हैं। और इसके बीच तमाम सियासत भी अग्निपथ योजना को लेकर सामने आई, जिसमें विपक्षी दलों ने कई तरह के आरोप लगाए। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के आरोपों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी तरह से खारिज किया और इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था पहले थी उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी से पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था ही नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई गई है। अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने वाली बातों को रक्षा मंत्री ने अफवाह करार दिया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अग्निपथ जो ये पूरी योजना है, इसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पैदा हुए विवाद पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए गए भ्रम को लेकर आलोचना दी। उन्होंने बताया कि जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है। और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है।
और ये अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर सरकार के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सेना कभी भी जाति के आधार पर नियुक्तियां नहीं करती है। इंडियन आर्मी जिसको लेकर हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है, जबरन लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये जो पूरी सियासत का स्तर लेकर के आए हैं, अब सेना को भी इसमें नहीं बख्शा गया है। कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो सेना को भी इस दायरे में नहीं लेते हैं और यही वजह है कि सरकार को सामने आना पड़ा है, बीजेपी को सामने आना पड़ा है पूरा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। निखिल, देखिए, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें एक कॉलम को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई जिसमें जाति का जिक्र मांगा गया है। तो ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और कुछ नेताओं के द्वारा, विपक्षी दलों के और कई अन्य लोगों द्वारा कि दरअसल आखिर इसके मायने क्या हैं, आखिर इसे क्यों मांगा जा रहा है जब कोई आरक्षण के तहत या कोई जाति व्यवस्था का जिक्र जरूरी नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में ऐसी जानकारी क्यों मांगी जा रही है, इस पर स्पष्ट तौर पर अब ये सफाई भी दी गई है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये स्पष्ट कहा है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया के तरीके थे उनमें इसको लेकर, इस व्यवस्था में, इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर एक खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2013 में दरअसल सरकार की तरफ से बताया गया था कि दरअसल ये रिकॉर्ड के लिए ये जानकारी सिर्फ मांगी जाती है और इसका अन्य और कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि सवाल ये उठता है कि आखिर सब कुछ जानते हुए विपक्षी दल के कुछ नेता या कुछ और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि एक करारा हमला सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर बोला और कहा है कि दरअसल एक भ्रम फैलाने की कोशिश और युवाओं को बरगलाने की कोशिश लगातार विपक्षी दल करते रहते हैं। बीजेपी की तरफ से हमने देखा कि संबित पात्रा ने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है तमाम लोगों के द्वारा। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट है सरकार की तरफ से कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ ये जो कॉलम का जिक्र है वो किस लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के नॉमिनेशन के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए से जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपना पर्चा भरा और मंगलवार को मार्गरेट अल्वा ने, लेकिन अल्वा के नामांकन से टीएमसी ने दूरी बनाकर रखी और इसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी 21 जुलाई को कोलकाता में बैठक बुलाकर अपने पत्ते खोलेंगी और ये देखने की बात होगी कि किस तरह से ये पूरी सियासत आगे चलती है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नामांकन के बाद विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के कक्ष में हुए नामांकन के समय विपक्ष के अनेक नेता मौजूद रहे। मौजूद नेताओं में राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, कनिमोझी समेत अनेक विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नामांकन में हिस्सा लिया।
लेकिन नामांकन से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अपने को अलग रखा, जिससे विपक्षी एकता में दरार दिखाई पड़ रही है। मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेडली, और कम से कम सभी पार्टी 18 पार्टी मिलके उनको सपोर्ट करें। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को कोलकाता में पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन पर विचार किया जाएगा। इधर बंगाल बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी की स्टैंड पर चुटकी ली, वहीं ममता बनर्जी से राज्य के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की अपील भी की। विपक्ष का ये जो जमावड़ा है ना, ये जमावड़ा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है और बिना आइडियोलॉजी के है, तो स्वाभाविक है ऐसा जो जमावड़ा होता है, जो जोट होता है या गठबंधन होता है, ये टिकता नहीं है। सबका ही पॉलिसी है कि फैमिली फर्स्ट, और ममता बनर्जी को चाहिए कि उनका राज्यपाल, एक्स राज्यपाल हमें बोलना चाहिए, वो अभी उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो ममता बनर्जी को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। अभी कई विपक्षी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की राहें आसान नहीं दिख रही हैं। वहीं जगदीप धनखड़ के पक्ष में गोलबंदी की उम्मीद बीजेपी को है। वैसे मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। बहरहाल सभी की निगाहें टिकी हैं ममता बनर्जी पर, जिन्हें अपना स्टैंड साफ करना है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्ते तल्ख रहे हैं। बावजूद इसके मार्गरेट अल्वा के नॉमिनेशन से तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, जिससे सियासी हलचल बढ़ सी गई है। अब देखना होगा कि ममता जगदीप धनखड़ के साथ होती हैं या फिर विपक्षी एकता की धुरी बनती हैं। कैमरामैन वेंकटेश के साथ संसद भवन परिसर नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो दरअसल निगाहें विपक्ष की एकता की धुरी बनने की नहीं, बल्कि विपक्ष की जो पूरी जो अगुवाई करने की है, ये लड़ाई उसकी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस खबर पर अपडेट लेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि राजनीतिक विश्लेषण क्या करते हैं राजेश राज। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ना ड्रीम टीम? ये तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीख गए फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की सियासत को लेकर के। राजेश राज, सबसे खास बात है कि जो वोटों की संख्या है वो एनडीए के पास, बीजेपी के पास पर्याप्त है कि उनका प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जो है वो विजयी हो जाए, लेकिन जो विपक्ष है उसने अपनी एकता प्रदर्शित करने की सारी कवायद की है। बावजूद इसके जो है वो एकता दिख नहीं रही है, और ममता दीदी अभी से ही वो विपक्षी एकता से ज़्यादा विपक्षी अगुवाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा निखिल आपने। और ये परसों बृहस्पतिवार को कोलकाता में उन्होंने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर संसद का सत्र चल रहा है और बैठक वो कलकत्ता में बुला रही हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं एक तो विपक्ष के जो अन्य पार्टियां हैं उस पर उनका प्रेशर पॉलिटिक्स भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में जब यशवंत सिन्हा का नाम उन्होंने आगे किया तो कांग्रेस समेत तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप थे उन्होंने उनका समर्थन किया और उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार बने। मुझे लगता है कि शायद ममता बनर्जी को ये अंदाज़ा नहीं रहा हो कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे दे। ममता ये उम्मीद कर रही होंगी कि जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार टीएमसी ने दिया है तो शायद कांग्रेस समेत अन्य दल के जो लोग हैं वो उनको ये पेशकश करें कि टीएमसी ही उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना कोई चेहरा जो है वो सामने लाए। और कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले सत्र में भी या फिर तकरीबन 1 वर्षों से लगभग ये कवायद जो है ममता बनर्जी की वो ये रही है कि कांग्रेस को रिप्लेस कर मुख्य विपक्ष की जो भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर है उसको कैसे टीएमसी उसमें आगे बढ़े, इसके लिए वो लगातार जद्दोजहद कर रही हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव लड़वाना और राज्यसभा सांसदों को जो है वो विभिन्न राज्यों से भेजकर या बंगाल से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि को लाकर कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं
एक मजबूत गोलबंदी करने की वो कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि उनके प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा, लिहाजा वो चुपचाप रहीं। अब देखना होगा कि वो जगदीप धनखड़ जो बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, हालांकि उनसे उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं जी, उनसे रिश्ते बनते बिगड़ते रहे राजेश, लेकिन अपील उनसे ये की जा रही है कि चूंकि वो उनके राज्य के राज्यपाल रहे हैं, इसलिए ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो उनका समर्थन करें। सियासत है, देखने की बात होती है क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और श्रीलंका में मौजूदा स्थिति पर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। एस जयशंकर बैठक में श्रीलंका की स्थिति के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका पिछले 7 दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं में के आयात में बाधा आ रही है। सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के बाद आर्थिक संकट ने इस देश में राजनीतिक संकट को भी और गहरा दिया है। और श्रीलंका में मौजूदा स्थिति पर केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में विशाल बरिस्टो हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ रहा है इस बैठक में, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी बैठक चल रही है और सरकार की तरफ से अभी प्रेजेंटेशन दिया गया है और उसमें विदेश मंत्री खुद मौजूद थे और विदेश मंत्रालय के तमाम जो राज्य मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और अभी अपोजिशन के लीडर्स निकल कर बाहर आने लगे हैं और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला हमें बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या हालात हैं वहाँ पर, इसका तो हमें मालूम है, लेकिन भारत किस तरह से वहाँ की स्थिति में स्थिरता ला सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मदद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक मदद दी जा सकती है उसकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबी टाइमलाइन नहीं दी जा सकती और वहाँ पर स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो स्टेबलाइज करना चीज़ों को एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। और उसके साथ ही IMF का मेंबर है भारत भी और श्रीलंका भी, कितना लोन श्रीलंका लेगा, उसको रीपे कैसे करेगा और भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कैसे श्रीलंका को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मदद कर सकता है और कितनी जल्दी हालात ठीक होंगे, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए। अभी सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और कुछ ही देर में बाहर आएंगे, विदेश मंत्री भी आएंगे और संसदीय मंत्री भी आएंगे और वो बताएंगे कि जो लबो लबाब निकल कर आया इस मीटिंग का वो क्या रहा है। और विपक्षी दलों की तरफ से ख़ास तौर से जो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं। वहाँ की सरकार जो M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी सरकार से कहा था कि ऐसा ना हो कि वहाँ से पलायन शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में तमिल भी रहते हैं और इसका असर तमिलनाडु के ऊपर पड़ने लगेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, पलायन को रोकना होगा। तो उसके लिए भारत क्या कर रहा है, ये सब सवालों को लेकर यहाँ पर एक संयुक्त ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी फ्लोर लीडर्स को इनवाइट किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत $3.8 बिलियन की मदद उनको खाने पीने का सामान। आपने अपनी बात लगभग कह दी है। ऑडियो आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया विशाल बरिस्टो, लेकिन कुछ देर में जिस तरह से हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो बता रहे हैं कि इस मीटिंग का आउटकम पता चलेगा, विपक्ष की तरफ से क्या मांग की गई और क्या कुछ वो जानना चाहते थे, ये सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है और कुछ ही देर में और क्या कुछ निकल कर आया है ये जानकारी मिलेगी। फिलहाल खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।